गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे, शाबाश। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक होगा 10+1 अकाउंट्स का, वो पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है, या अकाउंट्स के पार्ट, कितने पार्ट्स हैं अकाउंटिंग के। सब पार्ट ऑफ अकाउंटिंग कह दो, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग कह दो। तो अकाउंटिंग की ब्रांचेज कितनी हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है। अकाउंटिंग के पार्ट्स हैं, अकाउंटिंग के सब फील्ड हैं, एक ही बात है सारी बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ना है बेटा। तो अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है, देखिए ये हम अकाउंट का एक पेड़ बनाते हैं बेटा। ये पेड़ बना रहे हैं हम अकाउंट का। जितनी इसकी टहनियाँ बनेंगी उतने ही टाइप के अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे बेटा। 1 2 3 4 और 5, तो 5 हमारी ब्रांचेज होंगी अकाउंट्स की बेटा। 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये ब्रांचेस क्यों बनाई गई पहले वो समझ लेते हैं, फिर इनका एक एक करके नाम हम डिस्कस करेंगे बेटा। क्यों बनाई गई? आज की बिजनेस की बढ़ती रिक्वायरमेंट को देखते हुए, जो आज की बिजनेस की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो अलग अलग फील्ड से बिजनेस के बारे में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन की डिमांड की जाती है। ओनर अलग तरह की इंफॉर्मेशन डिमांड करता है, मैनेजमेंट अलग तरह की इंफॉर्मेशन की डिमांड करता है। कंपटीशन को देख के अगर हमारे हम कि आज कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, एक जैसा काम करने वाले बहुत सारे लोग हो गए, तो हमारे लिए ज़रूरी हो गया है हम उन लोगों से सस्ता और अच्छा माल बेचें, उन लोगों से लो कॉस्ट के ऊपर अपना गुड्स सोल्ड करें। सो लो कॉस्ट यानी कि कम कीमत पर गुड्स को बेचना। तो कम कीमत पर बेचने से पहले हमको उसकी कीमत का पता लगाना है, उसकी कॉस्ट। अब कीमत पता लगेगी कॉस्ट से, लागत जिसको बोलते हैं हम, कि हमारा सामान कितने रुपए में बन करके तैयार हुआ। जैसे ये मार्कर कितने रुपए में बन करके तैयार हुआ, अब कितना रुपया हमने इसमें से प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो वो अलग तरह की इंफॉर्मेशन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए कि आज क्योंकि सोसाइटी में बिजनेस हमारा चलता है, बिना सोसाइटी के हम बिजनेस नहीं चला सकते, तो बिजनेस का सोसाइटी के लिए भी कुछ फर्ज बनते हैं। तो कंपनी बिजनेस कितने तरह से, कितने दूर तक एक सोसाइटी के लिए अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है, उसके बारे में भी जानकारी चाहिए हमारे को। तो तरह तरह की जानकारी हमें चाहिए होती है, और उन जानकारियों के आधार पर बिजनेस को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया बेटा। तो उसमें से सबसे पहले हम ओनर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, या उससे बिजनेस से रिलेटेड और पर्सन्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे बेटा। तो पहला जो टाइप रहेगा हमारा वो रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेटा। पहला जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो मैं यहाँ पर स्मॉल लेटर लिखूंगा बेटा एक बस, और बड़ा नाम मैं यहाँ लिखूंगा एफ। तो एफ स्टैंड फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो आपकी +1 की बुक है ना बेटा, नाम जरूर इसका अकाउंटेंसी है,
लेकिन ये सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ोगे आप। तो +1 के अंदर जितना कुछ भी आप अकाउंट्स में पढ़ोगे वो सारा फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ोगे बेटा। तो फाइनेंशियल अकाउंट का मेन मोटिव क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन मोटिव होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सिस्टमैटिकली एज पर रूल रिकॉर्ड करना, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन रिसीव करना, उसके बाद बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जिसको हम बोलते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन रिसीव करना, एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन रिसीव करना। तो ये सारी जानकारी हमें कौन देता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग देता है। फिर इसी जानकारी को रिलेटेड पर्सन को क्या करना? कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, तो ये सारा काम हमारा किसका होता है बेटा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम ऑनर्स और अदर जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। आया समझ में? यानी +1 की जो आप अकाउंट्स पढ़ोगे वो सारी क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है बेटा। क्योंकि इस +1 में हमने सारा रिकॉर्डिंग पढ़ना है, ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करना, लेजर्स प्रिपेयर करके पोस्टिंग करना, है ना, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, है ना, और एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव करना जिसको हम बोलते थे फाइनेंशियल पोजीशन। और बेटा लास्ट है कम्युनिकेटिंग, इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड पार्टी तक पहुंचाना, वो क्या होगा बेटा? कम्युनिकेशन होगा बेटा। ठीक है, तो ये पहला टाइप है अकाउंट का। दूसरा टाइप रहेगा बेटा कॉस्ट। कॉस्ट स्टैंड फॉर सी। तो ये जो एक टर्म बनी है ना FC, ये FC कॉलेज है हिसार के अंदर, गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म आपको याद रहेगी FC। और जो 3 और बनाएंगे हम उसका भी नाम मैं चलो लिख देता हूं पहले, MTS, ये MTS है बेटा। और MTS एक मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनी है। MTS की ऐड भी आया करती चैनल पे, टीवी पे। तो ये MTS, तो आप कैसे याद कर सकते हो? FC MTS के नाम से फील्ड्स को याद कर सकते हो। ठीक है, FC और MTS के नाम से। तो F हमने पढ़ लिया इसमें से, अब C के बारे में पढ़ेंगे। C का मतलब होता है कॉस्ट, बिजनेस की कॉस्ट। ठीक है, चलो कॉस्ट अकाउंटिंग। पहले आप कॉस्ट पर फोकस करोगे बेटा, और कॉस्ट का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट पर बनाने में लगने वाला पैसा। एक मार्कर बनाया, मार्कर को बनाने के लिए कितना रुपया लगा, जो शर्ट आपने डाल रखी है उस शर्ट को बनाने में कितना खर्च आया, जो मोबाइल आपके हाथ में है वो मोबाइल बनाने के लिए कितना खर्च आया, जो लैपटॉप आपके पास है उसको बनाने में कितना खर्च आया। तो हर तरह की चीज़ों की हमको कॉस्ट पता लगानी होती है बेटा। और कॉस्ट भी 2 तरह की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट। वैसे तो आप बीकॉम फाइनल में जाकर के इसको पढ़ोगे, अच्छा फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप बीकॉम फर्स्ट में भी पढ़ोगे बेटा, और कॉस्ट अकाउंटिंग आप बीकॉम फाइनल के अंदर पढ़ोगे। और बहुत तरह की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी होगी, पता नॉलेज होएगी आपको। कॉस्ट के टाइप बहुत सारे टाइप हैं कॉस्ट के बेटा। सो बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब कॉस्ट फाइंड आउट करना, किस चीज़ की टोटल कॉस्ट किसी प्रोडक्ट को बनाने की कितनी आई और उसमें से एक प्रोडक्ट पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई। क्योंकि जब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें पता होगी तो हम उसकी कीमत बना पाएंगे।
तो कीमत और कॉस्ट में, प्राइस और कॉस्ट में डिफरेंस होता है बेटा। तो ये चीज़ आप नहीं सीखोगे आज कि कैसे कॉस्ट से बनता है प्राइस। अब चलो जनरल सी बात करते हैं। आपने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। आपने क्या किया कि आप ना पुराने हैंडसेट मोबाइल जो है ना वो लोगे और आगे बेच दोगे। तो आपने किसी से एक पुराना मोबाइल ले लिया और वो लिया आपने 5000 के अंदर, 5000 रुपये में आपने क्या लिया, एक पुराना मोबाइल ले लिया। तो आपके लिए उस पुराने मोबाइल की कॉस्ट होगी बेटा 5000 रुपये, और आपने सोचा चलो 1000 रुपये मैं कमा करके इसको आगे किसी को बेच दूं, तो 1000 रुपये हुआ आपका प्रॉफिट। तो कीमत में, कॉस्ट में जब आप जोड़ोगे अपना प्रॉफिट, तो बताओ बेटा कितने रुपए का बेचोगे अगर 1000 रुपये कमाना चाहते हो तो? यस, 6000 रुपये का। तो 6000 रुपीज़ का आप उस मोबाइल को सोल्ड करोगे। तो ये आपका बेटा कॉस्ट से प्रॉफिट निकालना सीखे हो आप। तो कॉस्ट में हम क्या क्या निकालेंगे बेटा? कॉस्ट में निकालेंगे हम टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट का मतलब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट। सिंगल चीज बनाने की कॉस्ट क्या है, क्योंकि बेचते तो हम एक एक करके हैं सामान, तो हमें टोटल कॉस्ट भी चाहिए और पर यूनिट कॉस्ट भी चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिएगा ये जो मार्कर है ना, मार्कर, इसको बनाने की कॉस्ट निकालते हैं। चलो हम इमेजिनरी फिगर लेकर के, ठीक है। तो मान लीजिएगा हमने इसको बनाने में जो प्लास्टिक यूज हुआ, वो प्लास्टिक जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, तो हम रॉ मटेरियल लेके आए बेटा। रॉ मतलब कच्चा माल, रॉ मटेरियल लेके आए, और जो कि आया 10,000 का। 10,000 रुपये का रॉ मटेरियल लगा दिया हमने, काफ़ी सारे मार्कर बनाने हैं उसके लिए। फिर हमने लेबर रखी हुई है, काम करने के लिए मजदूर रखे हुए हैं। मजदूर ने हमसे ले लिए, मान लेते हैं 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये मजदूर ले गए हमारे से। उसके बाद फैक्ट्री का किराया है, बिजली का बिल है ना, और बहुत सारे सामान गाड़ियों में आया भी होगा, है ना। वो सारी कॉस्ट जिसको हमने डाल दिया अदर में, अदर एक्सपेंस में डाल दिया। अन्य खर्चे जो हुए वो मान लो 15,000 रुपये के और हमारे खर्चे हो गए बेटा। तो कुल मिलाकर के हमारा मार्कर को बनाने के जो खर्चे हुए कितने हुए? 15 और 15 30, 30,000 रुपीज़ हमारे खर्च हो गए। तो ये तो है हमारी टोटल कॉस्ट। ये क्या है? टोटल कॉस्ट। और अब 30,000 रुपये लगाकर हमारे कितने मार्कर बने, क्वांटिटी कितनी बनी? तो क्वांटिटी जो है ना हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी, वो बन के मान लेते हैं 2000 मार्कर, 2000 मार्कर बनकर के तैयार हो गए। तो 2000 मार्कर की कॉस्ट है 30,000। 2000 मार्कर बनाने में कितना खर्च आया हमारा? 30,000। एक मार्कर की कॉस्ट आपने निकालनी है। अब पर मार्कर कॉस्ट निकालनी है आपने। ये तो टोटल है, अब पर मार्कर कॉस्ट निकाल दो। सिंपली आप टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देना, एक मार्कर की कॉस्ट आ जाएगी। तो 2000 हमारे मार्कर बने हैं, तो 2 से 30 को जब 2000 से डिवाइड करोगे 15 रुपीज़ आ जाएगा पर मार्कर। एक पेन की कॉस्ट, एक मार्कर पेन बनाने की जो कॉस्ट आएगी बेटा, वो कितने रुपए आ गई? 15 रुपये आ गई। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि हमारे मार्कर को बनाने की टोटल कॉस्ट क्या है और पर मार्कर, पर पेन कॉस्ट क्या है। इसी तरीके से मोबाइल कंपनीज अपनी कॉस्ट निकालते हैं, इसी तरीके से कार कंपनीज अपनी कॉस्ट निकालते हैं,
इसी तरीके से बाइक बनाने वाली कंपनी, फैन बनाने वाली कंपनी, रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी, सभी कंपनीज इसी तरीके से अपनी कॉस्ट फाइंड आउट कर लेती हैं। अलग अलग जगह कितना रुपया लगा सबको टोटल कर लेंगे, वो तो कहलाएगी टोटल कॉस्ट। और कितनी क्वांटिटी हमारी उस प्रोडक्ट की बनी तो क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट को, तो एक पर यूनिट कॉस्ट हमारे सामने आ जाएगी। बेटा बताओ आपको आया समझ में? तो ये दो टाइप हमने पढ़ लिए। अब तीसरे टाइप की ओर चलेंगे हम, जिसका नाम है बेटा, जिसका नाम है अब हम चलेंगे MTS की तरफ। और M स्टैंड फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। M स्टैंड फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो थर्ड टाइप है हमारे पास मैनेजमेंट देखिए बेटा, मैनेजमेंट मैनेज करना बिजनेस को मैनेज करने से पहले मैनेजर्स को चाहिए बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डिसीजन बेस्ड अकाउंटिंग है। यहाँ डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या काम करना है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, किस कॉस्ट पे बनाना है, कहाँ बेचना है, कितना प्रोडक्ट बनाना है, वो सारे डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए होगी डिसीजन लेने से पहले। तो देखिए बेटा, जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाई थी, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में, आपको बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में तो इंफॉर्मेशन दे देती है, बट आगे क्या करना है इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं देता। बल्कि यहाँ की इंफॉर्मेशन को मैनेजर्स इस तरीके से यूज करते हैं ताकि उनका यूज आगे प्लानिंग करने में किया जा सके। तो देखो मेरी बात कहने का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा को ही यूज करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम में लाती है। तो मैनेजमेंट कौन से डेटा को यूज करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा को यूज करता है, और उसका यूज इस तरीके से उस डेटा को प्रेजेंट करता है ताकि डिसीजन लेने में उनको हेल्प मिले। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि डेटा को, इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करना ताकि उससे हम आगे के लिए प्लानिंग कर सकें, प्लानिंग के बाद उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकें। तो ये हमारे मैनेजमेंट का मेन फंडा रहेगा। तो मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है बेटा? डिसीजन लेना। डिसीजन, अब डिसीजन से पहले, बिफोर डिसीजन, इन्हें कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। डिसीजन से पहले इनको कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत, दे नीड इंफॉर्मेशन, दे नीड इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन कहां से लेते हैं? ये अकाउंटिंग से लेते हैं बेटा। उस डेटा को यूज करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं ताकि उस इंफॉर्मेशन को से वो क्या कर पाए? प्लानिंग कर पाए, और बाद में जाकर के प्लानिंग के बाद कंट्रोलिंग करना इजी हो जाएगा, तो कंट्रोलिंग कर पाए। तो प्लानिंग कंट्रोलिंग करने के लिए ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज को प्रेजेंट करेंगे? ये इंफॉर्मेशन को, डेटा को। जो डेटा इनके पास होंगे ना, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे ताकि उनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन आ जाए। जैसे एग्जांपल देता हूं बेटा आपको मैं, इन्होंने क्या किया, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई। कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन करने की स्टेटमेंट।
तो यहाँ पर 2019 है, यहाँ पर 2020 है, और इन्होंने कॉलम बना दिया यहाँ पे प्रॉफिट का। इन्होंने 2 साल के प्रॉफिट को कंपैरिजन किया। तो मान लेते हैं पिछले साल इनका प्रॉफिट 5 लाख रुपए का था और इस साल इनका प्रॉफिट 7 लाख रुपीस का हुआ। तो ये इंफॉर्मेशन इनको अकाउंटिंग से मिली है। तो अकाउंटिंग का यूज करके इन्होंने क्या बताया, देखो प्रेजेंट कर दिया इन्होंने, और फिर उन्होंने कॉलम बनाया कि प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज का कॉलम इन्होंने बना दिया। तो बताओ 5 लाख से जब 7 लाख का प्रॉफिट होगा, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो गया? इंक्रीज हो गया बेटा। कितना इंक्रीज हो गया? 2 लाख रुपए इंक्रीज हो गया इनका प्रॉफिट। अब 2 लाख रुपए बेटा ये आगे फ्यूचर के लिए ये सोच सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट अगर बढ़ता जा रहा है, सिचुएशन अच्छी रही, तो हमारा फ्यूचर में भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से अकाउंटिंग के डेटा को यूज़ करके वो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि एक इन्फॉर्मेशन आ जाए उनके सामने। वहाँ इन्फॉर्मेशन ऐसी कैसी पड़ी थी, जब इन्होंने इस फॉर्म में इसको ढाल लिया। यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग है बेटा। और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैंने बिल्कुल छोटा सा ना के बराबर हिस्सा आपको बताया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत बड़ी है बेटा। बीकॉम के अंदर इसको भी पढ़ोगे आप, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी पढ़ोगे बेटा। सो अब देखो ये बात है, इन चीज़ों को जो आपने अभी कंपैरिजन देखा, इनके क्या क्या नाम है और कितनी और टेक्निक्स हैं डेटा को प्रेजेंट करके यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने की। तो डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि उनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल ली जाए, और इंफॉर्मेशन किस में काम आएगी? मैनेजमेंट में, यानी डिसीजन लेने में काम आएगी बेटा। ठीक है। तो टूल्स कौन से हैं? टूल्स यानी कि इंफॉर्मेशन निकालने के वो टूल्स कौन से हैं जो हमने प्रेजेंट करने हैं डेटा। तो वो प्रेजेंट करने के टूल्स कौन से हैं, कितनी तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। तो तरह तरह की जानकारी अलग अलग टूल से निकाली जाती है। तो टूल्स हम पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, 2-3 नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक है हमारे पास रेशियो एनालिसिस, एक टूल है, +2 में भी पढ़ोगे आप रेशियो एनालिसिस। इंफॉर्मेशन निकालने का पहला टूल रेशियो एनालिसिस। डिटेल अभी मैं आपको इसकी बताऊंगा नहीं, क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमें सिर्फ टूल्स पढ़ने हैं। उसके बाद बजटरी कंट्रोल, बजट बना करके कंट्रोल करना, बजटरी कंट्रोल। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, कैश का फ्लो कैसे हुआ, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड का फ्लो कैसे हुआ। वैसे टूल हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, तो मेनली ये हमारे होते हैं टूल्स। ये इन टूल्स का यूज़ करके हम डेटा को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं और फिर उनसे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ हम डिसीजन लेने में करते हैं और वो डिसीजन हेल्प करता है मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर्स को असिस्ट करता है, हेल्प करता है टू टेक यूजफुल डिसीजन फॉर बिजनेस। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास है थर्ड पार्ट। 3 पार्ट हमने पढ़ लिया, और फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा एफसी, एफसी यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और सी मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग। और एमटीएस पढ़ना है। एमटीएस का पहला टी हमने कंप्लीट कर लिया बेटा, उसका नाम क्या है? एम यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए काम आती है? डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन क्या करता है? मैनेजर्स को हेल्प करता है, मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है।
और उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं टी। अब टी स्टैंड फॉर टैक्स, टैक्स अकाउंटिंग। तो नंबर 4 पे है टैक्स अकाउंटिंग। जितने भी तरह के बिजनेस के ऊपर टैक्स लगते हैं उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम टैक्स अकाउंटिंग का यूज करते हैं। जैसे 17 के अंदर जीएसटी आया था, तो जीएसटी भी एक टैक्स है बेटा, आपके सिलेबस में भी है जीएसटी। और जीएसटी के कई तरह के टाइप होते हैं, जैसे कि बेटा सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। और बेटा इनकम टैक्स बिजनेस को, ये तो थे जीएसटी और इनकम टैक्स अलग से लगता है बिजनेस के ऊपर। उसके बाद अभी वैट भी चल रहा है, वैट वैल्यू एडिड टैक्स, वैट भी अभी एग्जिस्ट करता है, तो वैट भी लगाया जाता है अभी। तो बेटा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी, सी स्टैंड फॉर सेंट्रल, और जीएसटी की फुल फॉर्म आपको पता होगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मैं यहां लिख देता हूं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जीएसटी की फुल फॉर्म है। अब सी स्टैंड फॉर सेंट्रल, एस स्टैंड फॉर स्टेट और आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड। तो ये बन जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आई इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये 3-4 तरह के जीएसटी आप अप्लाई यहां पर करते हो बेटा। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है और उसका नाम है बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? लिख देता हूं पहले मैं इसको। तो ये हमारा पूरा पेड़ बन गया बेटा। तो ये इसकी 5 ब्रांचेज है, और जो नेक्स्ट ब्रांच का नाम है वो है 5th सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एक बिजनेस सोसाइटी के अंदर ग्रो होता है, बिना सोसाइटी की हेल्प के बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। देखो बिजनेस के अंदर काम करने के लिए जो लोग आते हैं सोसाइटी से आते हैं, उसके बाद जो सामान बिजनेस बेचता है वो सोसाइटी को बेचता है। तो बेटा बिना सोसाइटी के बिजनेस को हम बिजनेस चलेगा ऐसा इमेजिन ही नहीं कर सकते। बिजनेस बिना सोसाइटी के कांट ग्रो, कांट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नहीं रह सकता जीवित बिना सोसाइटी के। तो सोसाइटी हमारे लिए कितनी जरूरी है, बिना सोसाइटी के बिजनेस की कल्पना भी नहीं कर सकते हम, इतनी जरूरी है सोसाइटी। तो बेटा जब इतनी जरूरी सोसाइटी है तो सोसाइटी के लिए काम करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए काम करना। और आजकल तो क्या होने लगा बेटा, आजकल रिपोर्टिंग होती है कि किस बिजनेस ने सोसाइटी के लिए कितना काम किया, उसकी आजकल रिपोर्टिंग होती है। देखा जाता है कि कोई बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या क्या काम कर रहा है, कितने लेवल पे कर रहा है। तो बेटा ये सारी बातें किसके अंदर आती हैं? तो पहले तो बिना सोसाइटी के हम बिजनेस की कल्पना नहीं कर सकते। तो बिजनेस सोसाइटी के लिए, सोसाइटी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, वो एक एक करके हम समझते हैं बेटा। सबसे पहले बिजनेस को चाहिए कि वो
सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, लोगों को रोजगार दे। लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, आगे बढ़ेगा। उसके बाद वो बिजनेस सोसाइटी को अलग अलग प्रोग्राम पर फाइनेंशियल हेल्प करे, फाइनेंशियल हेल्प करे। जो प्रोग्राम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होते हैं उनमें आके कंट्रीब्यूट करे, कुछ पैसा डोनेट करे ताकि सोसाइटी के लिए वो काम किए जा सके। उसके बाद इन्वायरमेंट को दूषित ना करे, पोल्यूट ना करे, तो एनवायरमेंट के लिए क्या उठाए, वो कदम उठाए। अगर बिजनेस हाउस उनका ऐसा है जो जिससे पोल्यूशन होता है, उसको शहर से बाहर स्थापित करें, उसको रोकने के काम करें। और प्रोडक्ट अच्छा बनाए, प्रोडक्ट जो ज़्यादा लंबा चले, तो प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी जो है उसको बढ़ाए। प्रोडक्ट लंबा चले ऐसा करें। तो ये सारे काम करके एक बिजनेस सोसाइटी के लिए काम कर सकता है बेटा। तो ये हमारे 5 टाइप हैं। तो शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ी थी FC MTS, F फॉर फाइनेंशियल, C फॉर कॉस्ट, M फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, T फॉर टैक्स और S फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ओके, चलिए बेटा, थैंक यू आज के लेक्चर के लिए। और नेक्स्ट हम लेक्चर डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके बेटा, थैंक यू।